नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग और सर्वेभ्य नमो नमः। मैं नरेश वत्स से एक बार फिर आप लोगों के सामने थोड़ा सा कल की असुविधा के लिए सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कल हमारे जो ये मानव मित्र मंडल शाखा नरवाना की निःशुल्क नेट कक्षाएं आपकी चल रही हैं। कल हमारी ऑनलाइन क्लास में बहुत कमज़ोर जो नेट है उसकी वजह से आपके पास वो पहुंच नहीं पाई लगातार क्लासेस, इसलिए उसके ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी वीडियो को या उन्हीं बातों को मैं दोबारा से बना करके आपके पास भेज रहा हूँ। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का यही मकसद है और यही पर्पज है। तो एक बार फिर हम जब कल जो बातें हमने पढ़ी थी उन्हीं बातों को एक बार दोबारा से दोहराने की कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आई थी। इसलिए हमारा जो हिंदी मुख्य पेपर का जो सबसे पहली यूनिट है उसकी शुरुआत ही हमने कल की थी और शुरुआत में ही सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए कल। कोई बात नहीं, हमारा जो पहला पार्ट था उसका यूनिट फर्स्ट थी आपकी, और उस यूनिट पहली का सबसे पहली यूनिट में था हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये हमारा टॉपिक था। उसी को मैं आप लोगों के बीच में दोबारा से लेकर के आया हूं। दो बातें समझ लें, पहला उद्भव और दूसरा विकास। हिंदी भाषा का उद्भव कहां से हुआ और ये विकसित होकर के वर्तमान स्थिति में जिस हिंदी को बोल रहे हैं, जिस हिंदी को मैं बोल रहा हूं, वहां तक कैसे पहुंची, किन किन स्टेप से होकर के गुजरी, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या है वो यही समझ रहे हैं कि हिंदी यहां तक पहुंची कैसे सर, ये तो है ही कुछ नहीं, ये आपकी संस्कृत से चली थी, पाली प्राकृत से होती हुई वर्तमान हिंदी में आ गई। आपको शायद इतनी ही बातों का पता है, लेकिन हम इसकी जड़ में जाने की कोशिश करेंगे। हिंदी वास्तव में कहां से चली है। और आपको एक बात बता दूं, हिंदी कहीं ना कहीं अंग्रेजी के साथ भी जुड़ी हुई है। मैं वहां से लेकर के चलूंगा। हिंदी अंग्रेजी के साथ कैसे जुड़ी हुई है? जैसे सपोज करो कि हम संस्कृत हिंदी अंग्रेजी में एक शब्द लिखते हैं मदर, और संस्कृत में हम उसको लिखते थे मातृ, और हिंदी में हम उसको लिखते हैं माता। मान लिया आप अंग्रेजी में एक शब्द लिखते हैं सिस्टर, इसमें आप संस्कृत में लिखते हैं उसको सवश्री, और अब यहां पर आपका यही शब्द बहन हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कोई ये संयोग नहीं है कि इसकी मैं मिलनी, इसकी मैं मिलनी, इसकी मैं मिलनी, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये से और ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भाई ब्रदर आप सभी को पता है, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फादर पिता, और ये प ऐसे ही कोई आकस्मिक संयोग नहीं है। क्यों है ऐसा? मैं आपको लेकर के चल रहा हूं कि हिंदी भाषा का उद्भव कहां से हुआ। हिंदी का उद्भव जहां से हुआ है ना, वो ब्रांडेस्टाइन, वो किर्गिज के मैदान, वो यूराल पर्वत, और वहीं से आपकी हिंदी भी निकली है। हिंदी वहीं से चली है, और फिर वो सत्तुम केतुम से होती हुई, दर्द से होती हुई, और आपकी यहां तक आई। फिर वो भारत में आए, ईरानी बनी, ये बनी, वो बनी। आज हम हर बात के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको यूं मत मान करके चलो कि हमने इसको परीक्षा की दृष्टि से सीखना है, हमने वैसे भी सीखना है। तो आइए मैं आपको ये जनरल बातें, हिंदी का उद्भव और विकास, ये मैं पढ़ा रहा था, और इसको जोड़ रहा हूं मैं कि कहीं ना कहीं हम अंग्रेजी के साथ, ग्रीक के साथ, इलीरियन के साथ, तोखारियन के साथ, हम इन भाषाओं के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। शुरुआत करता हूं आज के इस लेक्चर की। पूरी दुनिया में अगर हिंदी जिस ढंग से बोली जाती है, उसी तरीके से पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी? पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में भाई 3000 भाषाएं हैं। पूरे वर्ल्ड में 3000 भाषाएं। और कुछ लोग कहते हैं कि सर ये 3000 नहीं, हमने गिन के देखी हैं, और गिना 2796 निकली है। ये 3000 भाषाएं
जो 2796 भाषाएं जिसको माना जाता है, इन भाषाओं को हमने दो तरीके से बांटा है। एक, आकृति के आधार पर, भाषाओं की आकृति, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हिंदी में, संस्कृत में, मराठी में, इन सभी में एक शिरोरेखा का प्रावधान है, अंग्रेजी में नहीं है। आकृति अलग अलग है। कुछ भाषाएं ऐसी होती है जो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, बाएं से दाएं आप हिंदी को लिखते हैं, आप अंग्रेजी को लिखते हैं। कुछ ऐसी होती है जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, आप उर्दू लिखते हैं, आप फारसी लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाषा का आकृति अलग अलग भी हो सकती है। किसी भाषा को लिखने का ढंग क्या है, उसकी लिपि अलग ढंग से है। किसी भाषा कई भाषाएं ऊपर से नीचे भी लिखी जाती हैं भाई। तो ऐसे में आकृति मूलक इन 3000 भाषाओं को एक अलग कैटेगरी में डालता है। दूसरा जो भाग है उसको हम कहते हैं पारिवारिक। जैसे हमारे हरियाणा में या पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में पूरा उसको आगे जाकर के जनपदों में बांट दिया, जनपद को अर्थात जिसको जिला कहते हैं, तहसील में बांट दिया, उसके बाद मोहल्ला हो गया, परिवार हो गया, और परिवार के बाद हिस्सों में बांट रखी है। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड की इन 3000 भाषाओं को या इन 9796 भाषाओं को परिवारों में बांटा गया है। एक दूसरा जो वर्गीकरण होता है उसको हम पारिवारिक वर्गीकरण कहते हैं। और जो पारिवारिक वर्गीकरण है, ये 3000 भाषाओं को मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा, और उसको बांटा गया है 13 भाषा परिवार। उनको कहा गया है भाषा परिवार, भाषाओं के परिवार। अब ये एक अलग बात है। कुछ लोग कहते हैं कि इनके परिवारों की संख्या 12 है, कुछ लोग कहते हैं 13 है, कुछ लोग कहते हैं, यानी जो खोज करते गए, जो अनुसंधान करते गए इनके ऊपर, उन लोगों ने अपने अपने तरीके बता दिए। कोई कहता है कि इनकी संख्या 12 है, कोई 13 बता रहा है, कोई इनकी 18 बता रहा है, और एक फ्रीडरिश है वो कह रहा है कि नहीं 100 है। तो ऐसे में इसके ऊपर कोई निश्चित वो नहीं है, लेकिन फिर भी तकरीबन सर्वमान्य कुछ लोग 18 बता रहे हैं। मैं इनको 13 हिस्सों में बांट रहा हूं। मैं क्या बांट रहा हूं? मैं भी नकल ही कर रहा हूं। और नकल किसकी कर रहा हूं? मैं नकल कर रहा हूं हमारे विद्वानों की, जो पढ़ते रहते हैं। थोड़ा बहुत मैं भी उसमें से ज्ञान प्राप्त करता रहता हूं। तो 13 भाषा परिवार पूरे वर्ल्ड में है, और उन 13 भाषा परिवारों में से हिंदी भी एक परिवार की भाषा है। ये भी परिवार का एक हिस्सा है, एक सदस्य है, जिस प्रकार से हम मानते हैं। और वो 13 भाषा परिवार हैं कौन से? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि हमें इन चीजों को याद भी करना पड़ता है। देखिए, 2-3 बातें मैं बता दूं। हमारा जो मन होता है, एक होता है चेतन मन, दूसरा होता है अचेतन मन, और तीसरा होता है अर्धचेतन मन। अर्ध ऐसे नहीं लिखा जाता, हिंदी के विद्यार्थी अर्ध ऐसे लिखेंगे, अर्धचेतन मन। तो 3 प्रकार का आपका मन होता है। चेतन में सारी बातें याद रहती है, एकदम से सीधा पूछा जाए ना, कि सीधा आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आधुनिक मीरा हिंदी वालों को पूछा जाए किसको कहा जाता है, तो आप सभी तकरीबन बता देंगे महादेव वर्मा को कहा जाता है। वो आपके चेतन मन में पड़ी होती है। अचेतन में आपको कोई बात याद नहीं होती, और अर्धचेतन मन में वो बातें होती हैं जिनमें आप यूं कहें मन में फिरा है। तो मन में फिरी हुई बातों को आपने इस तरीके से करना है, जैसे मैंने ऊपर लिखा था 3000 वो 2796 हमने कोई सेंटेंस नहीं लिखा था, कोई 3000 सेंटेंस नहीं लिखा था। उसके बाद अपने दिमाग में आप लोगों ने सेंटेंस बना लिया। ऐसे ही मैं इन चीजों को, ये 13 भाषा परिवार है, इनको याद करवाने के लिए मैं फिलहाल एक बार अचेतन से उसको लाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर आप उनको याद करोगे, अर्धचेतन से चेतन में अपने आप ले आओगे पेपर में आने के बाद। आइए एक बार उनको याद करने का एक तरीका बता रहा हूं। याद करने का तरीका मैंने कल चर्चा की थी, कुछ लोगों ने सुना होगा। मैंने एक कहानी आप लोगों को बताई थी, और वो कहानी मैंने अपने गांव से जोड़ करके बताई थी। मैंने कहा था कि हमारे गांव में एक बहुत ही सिंपल, सामान्य और बहुत ही जैसे भोला जो आदमी होता है, उसका नाम बहादुर है। उसको हम गांव में अपनी भाषा में बहादुर गमागा।
और उसको मान लिया कोई अब कोरोना काल में किसी ने आकर के कह दिया, अंग्रेज का राष्ट्रपति आ गया, अमेरिका का वो आकर के बुश समझो आया, और उसने उसको कहा कि आजा बादल चीनी बांटने लग रहा हूं, और वो उसका जवाब देता है कि है अंग्रेजी या अमेरिकी बुशमैन, बुश जॉर्ज बुश भी था ना, इसको आप बुश के साथ जोड़ देने, और कहता है कि तू जाके सो जा, मैं नहीं लेता ये सारी, काके काके तो हमारे भाषा में वैसे कहते हैं, जा काके सो जा। अब मैं इस बात को यहां एक बार लिखने की कोशिश कर रहा हूं, दोबारा से देखें। पहला 5 हिस्से बांट रहा हूं, क्या उसने कहा कि आ, भादर, चीनी और बांटू। भाई यहां से आप याद कर सकते हैं ये 5 भाषा परिवार है। आ से आपका आग्नेय बनता है। पहला सेंटेंस बोला है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, आ से आग्नेय, भा से भारोपीय, द्र से द्रविड़, और चीनी और बांटू ये 2 अपने आप में पूरे भाषा परिवार है। अब तो समझ में आ गया होगा, आबादर चीनी बांटू 5 आ गई। अब वो जवाब देगा, आ से आग्नेय, भारोपीय, द्रविड़, चीनी और बांटू ये 5 भाषा परिवार है 13 में से। अब वो कहता है, अब इनकार करेगा बोलने से, जैसे मैंने याद किया भाई, मैंने वैसे ही आपको बता रहा हूं, मैंने भी इनको ऐसे याद किया था, और उसका जवाब था हे यू अमेरिकी, हे यू अमेरिकी बुशमैन, बुश तो उसका जॉर्ज बुश का नाम लिया है, हे यू अमेरिकी बुशमैन, जा काके सो जा। यहां पर जैसे भी आप अपने तरीके से इस लाइन को बना सकते हैं। इसका मतलब देखो 1 2 3 4 5, ये आपका 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, 12 भाषा परिवार हो गए। 13वां जहां हे है, इसी के साथ हे से, मतलब मैं इन्हीं को याद करवा रहा हूं, फिलहाल इसको एक बार काट रहा हूं। देखो हे से हेमेटिक, यू से यूराल, अमेरिकी ये खुद में एक भाषा परिवार है, इसको रेड इंडियन के नाम से भी जाना जाता है, रेड इंडियन। बुशमैन ये अपने आप में भाषा परिवार है। जा ये आप जापानी और कोरियाई एक भाषा परिवार है, और काके ये काकेशस है, और सू से सूडानी है। हे यू ये एक गाना भी चलता है, बोलते रे मीठे मीठे, वहां पर आप शुरू में सुना, वहां से हे यू को मैंने जोड़ा था, और जहां हे आपने याद कर लिया, 13वां आप सेमेटिक, क्योंकि ये दोनों बाद में याद कर लोगे, हेमेटिक सेमेटिक। इस प्रकार से आपके 13 भाषा परिवार हो जाते हैं, और उन 13 भाषा परिवारों के नाम आपने कैसे याद किए? आग्नेय, भारोपीय, द्रविड़, चीनी, बांटू, मतलब आबादर चीनी बांटू, और उसने कहा हे यू अमेरिकी बुशमैन, जा काके सो जा। अब हंस रहे हैं मुझे पता है, तो हेमेटिक के साथ एक नया जोड़ दिया, सेमेटिक, यूराल, रेड इंडियन या अमेरिकी, बुशमैन, जापानी, कोरियाई, काकेशस और सुडानी, ये 13 भाषा परिवार है। अब बात ये आती है कि हम तो बात कर रहे थे कि हिंदी का उद्भव कहां से हुआ। भाई हिंदी का उद्भव इस भारोपीय भाषा परिवार से हुआ। हिंदी का उद्भव हुआ भारोपीय से, और इसका नाम है भारत प्लस यूरोपीय, इसलिए यूरोप की बहुत सारी भाषाएं हैं, और भारतीय जो भाषाएं हैं उनके कुछ शब्दों में समानता पाई जाती है, एक ही जगह से निकले। फिर ये भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार कहां से निकला है? याद रखिए, मैं ये तो याद करवाने के लिए इतनी चीजें मैंने आपको लिख दी। और भारोपीय भाषा परिवार एक जगह का नाम है ब्रांदेस्ताइन, ब्रांदेस्ताइन, और ये ब्रांदेस्ताइन जो जगह है ये यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व में एक जगह का नाम है किर्गिज के मैदान, किर्गिज। अब आपके सामने 1 2 3 4
5 शब्द मैंने लिखे हैं, 5 शब्दों से सेंटेंस अपने दिमाग में अपने आप बनाते चलना। मैंने लिखा है कि भारोपीय भाषा परिवार ब्रांडेस्टाइन जगह से इसकी उत्पत्ति हुई। इसका मतलब ग्रीक, इलीरियन, इटालियन, तोखारियन, ये सारी भाषाएं यहीं से निकली है, इसी का पार्ट है। यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग अलग करता है। कहां है? साइबेरिया के पास। तो इसका मतलब यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व में किर्गिज के मैदान है, वहां से माना जाता है भारोपीय भाषा परिवार निकला है। कुछ बातें समझ में आई होगी। भारोपीय भाषा परिवार कहां से निकला है? फिर ये भारोपीय भाषा परिवार, यहां से मैं आगे लेकर के चल रहा हूं। ये भारोपीय भाषा परिवार आगे जाकर के 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक का नाम हो जाता है सतम और दूसरे का नाम केतुम। सत्य आदमी आपा, याद रखो, सत्य आपा। हम लोग सत्य के पुजारी हैं और सत्तम का मतलब, इसलिए मैं सत्तम के साथ जोड़ रहा हूं कि सत्तम में से हमारी हिंदी निकली है, हमारी संस्कृत निकली है। ये तो बहुत बाद की बातें हैं, पाली प्राकृत अपभ्रंश की बात तो अगर हम करें तो सत्तम और केतुम इस भारोपीय परिवार की 2 आगे जाकर के पार्ट बनते हैं। और इस सत्तम में से इसके सत्तम के 5 आगे भाग हैं। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं, एक बार वो मैं नोट करवा रहा हूं। भारत, ईरानी, अल्बानियन, एक है भारत ईरानी, अल्बानियन, 2 भारत ईरानी से तो आप समझ रहे होंगे अपनी तरफ ही आ रहे हैं। भारत आर्मीनियन, बाल्टोस्लाविक, नाम कुछ ऐसे हैं इसलिए मुझे याद रखने पड़ेंगे। आर्मीनियन, बाल्टोस्लाविक हो गए क्या पूरे? ये 4 हुए हैं, 1 2 3 4 हुए हैं। एक और तोखारियन वो रहेगी क्या? हाँ, थ्रेसोफिजियन, एक का नाम है थ्रेसोफिजियन। कल तक ये काम आपको दे रहा हूं, जैसे मैंने इनको 13 भाषा परिवारों को ज्यादा वो बांट दिया, इनको आपने बांटना है कोई कोई क्रम बना करके, ताकि आपको जो अर्ध चेतन मन में जो बातें हैं वो चेतन हो जाए आपकी, अपने आप इनको लगा लेना। 5 है भारत ईरानी, अल्बानियन, आर्मीनियन, बोल्टोस्लाविक और थ्रेसोफिजियन। ये आपके 5 भाषा परिवार हैं, आगे जाकर के किसी के हिस्से हो जाते हैं। और केतुम जिसको हम कहते हैं उसको 6 भागों में बांटा गया है। इसके 5 हैं तो इसके 6 हैं। ध्यान दें, 6 ऐसे लिखा जाता है, 6 के बाद बिंदी लगा करके नहीं लिखा जाता, वो गलत है, माना जाता है। इसके नाम है आपके तोखारियन, केल्टिक, जर्मनिक, तोखारियन, केल्टिक, जर्मनी, जर्मनियन आप इसको कह सकते हैं। 1 2 3 और 3 इसमें इटैलिक, ग्रीक और इलीरियन। इटैलिक, ग्रीक और इलीरियन। इली में बटी की मात्रा आएगी, इलीरियन। तो समझ लें, मतलब हिंदी का उद्भव भारोपीय भाषा परिवार से हुआ, एक बात। और भारोपीय भाषा परिवार आगे जाकर के 2 हिस्सों में बंट गई, एक सत्तम कहलाया, दूसरा केतुम कहलाया। सत्तम में से हमारे वाली जो है वो निकली है, वो 5 हैं। उसके अंदर आपकी भारत ईरानी, अल्बानियन, आर्मीनियन, बोल्टोस्लाविक और थ्रेसोफिजियन, ये 5 हिस्से हैं। और इधर केतुम में से तोखारियन, केल्टिक, जर्मनी, इटैलिक, ग्रीक और इलीरियन, ये 6 हिस्से इसके बंट गए। इस प्रकार से फिर बारी आती है कि जो हमारी सत्तम भाग था उसका एक पार्ट आपका सत्तम में से भारत ईरानी हो गया। ये भारत ईरानी जो भाग है ये आगे जाकर के 3 हिस्सों में बंट गया। भारत ईरानी भाग है मतलब अपने मूल स्थान से कोई एक जगह होगी, मान लिया हम यहां रह रहे हैं और यहां से कुछ आदमी चल पड़े, यहां से तो सारे छोड़ गए,
जो वहां से चलने के बाद आधे बोले भाई हम तो ना उधर जाकर के रहेंगे, दूसरे बोले उधर जाकर के रहेंगे, कुछ चलते चलते बीच में रह गए। तो ऐसे में ये जो भाग था आपका भारत ईरानी, ये 3 हिस्सों में बंट गया। एक कहलाया अपने मूल स्थान से जब भी ये चले, एक चले गए ईरान में, उनको ईरानी कहा गया, इसलिए ये भारत ईरानी 2 ही हिस्से इसके सीधे तो यहीं पर लिख रखे हैं। कुछ ईरान में चले गए, ईरान के पास, और कुछ ऐसे रहे जो पामीर के पठार के पास, जो वर्तमान हमारा कश्मीर है उसके आसपास रुक गए, उसको हमने दर्द का नाम दिया। उन लोगों को, उस शाखा को हमने दर्द, रै पूरी आएगी दर्द, मैं अभी लिखूंगा बोर्ड पे, एक बार वैसे समझा रहा हूं। और दर्द के बाद कुछ भारत के मैदानी इलाकों में आ गए। सबसे पहला प्रांत हमारा पंजाब था, जो तत्कालीन पंजाब था, अब तो सारा पंजाब आप उसको मत माने, हमारा पाकिस्तान में भी पंजाब है। उस प्रदेश में आकर के वो लोग रहने लगे, मैदानी इलाके में आकर के रहने लगे, उन सभी लोगों को भारतीय का नाम दिया गया। इसका मतलब अगर मैं इसको साफ कर दूं, लग रहा मेरे को आ जाएगा आपको समझ में, तो चलिए हम बात कर रहे थे हमारी भाषा परिवार की। हमने कहा कि भाषा परिवार 13 थे। ये समझ में आ गया, ये 13 थे। मैंने कहा 12 भी हो सकते हैं, वो 15, 16, 18, ये अलग अलग लोगों के ऊपर है, वो अपने अपने इसमें वर्गीकरण करते हैं। और ये जो 13, उनमें से मैं सीधा ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इन 13 में से एक भाषा परिवार था भारोपीय। इसके आगे जाकर के 2 हिस्से हो जाते हैं, एक कहलाता है केतुम और दूसरा सतम। और जो हमारा ये सतम है, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी। अब ये आगे जाकर के 5 हिस्सों में बंट जाता है। उनके नाम मैंने आपको लिखवा दिए हैं, 2 और 3 5। उनमें से एक है भारत ईरानी। बात समझ में आ रही है? भारतीय भाषा परिवार समेत 13 भाषा परिवार है, उनमें से सतम और केतुम इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। भारत ईरानी इसका एक पार्ट है, और भारत ईरानी जो भाषा परिवार है उसके भी आगे जाकर के 3 हिस्से हो जाते हैं। एक कहलाता है ईरानी, दूसरा कहलाता है दर्द, और तीसरा कहलाता है भारतीय। ये बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग थे, कुछ तो अपने मूल स्थान से ईरान की तरफ चले गए, कुछ दर्द यानी कश्मीर और पामीर के पठार के आसपास आकर के वो रहने लगे, और कुछ हिस्सा उन्होंने पंजाब का भी ले लिया, और भारत के मैदानी भागों में आ गए। और एंट्री इन्होंने की थी, जो भारतीय थे उन्होंने एंट्री की थी पंजाब प्रांत से। तो जो ये भारतीय लोग थे, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने बोलनी जो शुरू की थी, वो भाषा कौन सी थी इनकी? उनको आर्य भाषा हम कह सकते हैं। इनकी जो भाषा थी भारतीयों की, भारतीय आर्य, इनकी भाषा थी वैदिक संस्कृत। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ इतना ही आपको करवाऊंगा, क्योंकि उसके बाद की जो बातें हैं वो हम कल चर्चा करेंगे। इसमें से आपकी कोई चीज अगर आपको रहेगी हो, यानी वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, यानी आप इसको फिर आगे 3 हिस्सों में बांटोगे कि एक आपकी प्राचीन कालीन है, एक मध्यकालीन है, एक वर्तमान कालीन है। प्राचीन कालीन को आप फिर वैदिक लौकिक 2 हिस्सों में बांट दोगे, और मध्यकालीन को 3 हिस्सों में, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत, तीसरी प्राकृत। और पहली प्राकृत को आप पाली कहते हैं, दूसरी को प्राकृत कहते ही हैं, और तीसरी को अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रष्ट और भ्रष्ट में क्या अंतर होता है, और उसके बाद आप चलते हुए पूरे भारतवर्ष की सभी बोलियों और इनसे लेकर के सबके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने ये सारी जो बातें आपको बताई हैं, ये आपने पढ़नी है भाई। मैं इसको टॉपिक को बीच में छोड़ने का एक ये कारण भी है कि आज मैंने आपको 60 प्रश्न हल करने के लिए घर पे दिए हुए हैं।
आप लोगों का काम करने का जो अंदाज है वो डिपेंड करेगा कि हमें कितनी सीरियसली इसको लेना है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से उन सभी सवालों के जवाब आने चाहिए, चाहे मेरे पर्सनल नंबर पे भेजें आप। जो टॉपिक, जो यूनिट्स मैंने करवानी है या दूसरों से मैंने करवानी है, तो वो भी अपनी ही देख रेख में हम लोगों ने करवानी है। 2 बातें याद रखिए अपनी जिंदगी में। पहला, ये बातें आपकी मैं एक बार काट रहा हूं, ये चीजें तो हमने पढ़ ली, पढ़ाई अलग हिस्सा है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मैं कुछ नहीं करवा रहा हूं ना। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य है कि आप लोगों को हम पता नहीं क्या बना देंगे। हमारी इस कोचिंग से आपको इतना फायदा हो जाएगा, ठीक है, आप 16-17 लोग एस्टेट की क्लासेस में या सैकड़ों की संख्या में आप लोग निकल गए, वो आपकी अपनी मेहनत थी। हमने सिर्फ दिशा दी है और आज भी हम वही काम कर रहे हैं। टीचर का काम पढ़ाना नहीं होता, और इतने बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। जो आप इतने बड़े हैं, इतने व्यस्त हैं, आपको पढ़ाना हमारा कोई काम नहीं है। हमारा काम आपको दिशा देना है, आपको एक रेगुलरिटी प्रदान करना है। 2-3 चीजें आप अपनी लाइफ में याद कीजिए। ये जो दुश्मन है वो मारने से मरेगा भाई। पहली बात, जिंदगी का ये उसूल है, ये दुश्मन जो है मारने से मरेगा, नहीं तो दोबारा तैयार हो जाओ। यही भाषा परिवार पढ़ने के लिए, यही बोलियां पढ़ने के लिए, यही बिहारी पढ़ने के लिए, यही मध्यकाल पढ़ने के लिए, और यही आपको सारी पाली, प्राकृत और सारी ग्रामर पढ़ने के लिए। शुरू से आप में से मैक्सिमम जो हमारे इन क्लासेस में तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो महिलाएं हैं, सारे महिलाएं हैं, और महिलाओं के लिए इतना समय निकालना बहुत मुश्किल है। कोरोना काल आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी, मैं तो यूं कहूंगा कि फायदा तुम्हारा करेगा। घर में टाइम भी है आपके पास। दोबारा ये बात याद रखिए, दोबारा करना पड़ेगा, और दोबारा और तिबारा के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे जाएगा जब दूसरी और तीसरी बार में आपका नेट नहीं होता। मैं बिल्कुल खुले दिल से इस बात को स्वीकार करता हूं कि पिछले 2 बार में जिन लोगों को मैंने नेट की क्लासेस में पढ़ाया है अपने घर पे, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको रेगुलरिटी दी है। उन्हीं की तैयारी में वो 10-12 लोग 2 बार में पास हुए हैं, ये आपको पता भी है। दोबारा के बाद दूसरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, एक अंग्रेजी की लाइन है, देयर इज, हम कहते हैं ना, देयर इज नो रिवर्स गियर इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में कोई रिवर्स गियर नहीं है। अगर आपका ये मौका और चला गया ना, कभी ये सोचो दोबारा से आपको ये सारे मौके मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आपकी 15 साल की, आप 16 साल की, आपकी 20 साल की जो मेहनत है वो जीरो है, कोई काम नहीं आएगी वो चीजें। इसलिए तीसरे नंबर पे हम क्या करें, आपको करना क्या है, याद रखिए। जो लोग, हम कहते हैं ना, एक लाइन और है अंग्रेजी में, अपॉर्चुनिटी नॉक्स इन एवरीवन्स लाइफ। हर आदमी की जिंदगी में अवसर टकराता है, दरवाजा खटखटाता है आकर के, और जो लोग उस अवसर को भुना लेते हैं वो कहलाते हैं सफल हो गया ये, और जो इसका मौके का फायदा नहीं उठाते वो असफल कहलाते हैं। मैं आप लोगों के लिए जो तीसरी जो बात है, आपके पास ये अवसर है, और चौथी जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, निशंक भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री, याद रखिए, इस बंदे ने क्लियर तौर पे ये बात कह दी है, अब कोरोना के बाद 101% आपका पेपर होगा, 100% पेपर होगा भैया। इसलिए तैयारी आपने करनी है, जरूरी है। तैयारी नहीं करोगे तो रह जाओगे, बिल्कुल कोई काम की नहीं है। आपकी पिछली सारी की सारी तैयारियां आपकी जीरो हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। बहाने बनाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, बहाने बनाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। आप घर में कितने ही बहाने बनाओ, आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। जितने लोगों से आप बाहर पूछोगे ना, जितने लोगों से तुमने तैयारी कैसे करी थी, कहां से करी थी, कैसे की थी, ये सिर्फ और सिर्फ चीजें हम कोचिंग वाले जो आपको पिछले 5 या 6 सालों से जो आपके लिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि फ्री में ऐसा कर रहे हैं, शायद आप लोगों को इसकी अहमियत का पता नहीं है।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन लोगों का भी कुछ न कुछ फायदा होगा, ये चीजें भी हमें सुननी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ आपको एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं खाली टाइम में, और फिर भी टाइम में से टाइम निकाल करके आप लोग ये काम कर रहे हैं। आपने कितने पिछले 6 या 7 दिनों से हमारी क्लासेज नहीं लगी और आप लोगों ने कितना काम किया? नहीं किया, किसी ने कोई प्रैक्टिस नहीं करके देखी। अब हम लगा रहे हैं, आपका बहाने की जहां तक बात है वो आपके बहुत ज्यादा बनाने के लिए आपके पास है भी, और दूसरा आपको पढ़ना क्या है, और वो कैसे पढ़ना है, ये बातें आपने ध्यान देनी है। पढ़ना क्या है? अगर आप किसी अच्छे राइटर की किताब पढ़ते हैं, आप डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ते हैं, आप आचार्य शुक्ल को पढ़ते हैं, आप किसी और बड़े राइटर को पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, उससे तो बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन वर्तमान समय में आपने इस दुश्मन को अगर मारना है तो याद रखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास इनकी गाइड है उन गाइडों को आपने पढ़ना पड़ेगा। उन गाइडों के अंदर जितने भी प्रश्न आपके दे रखे हैं उनको हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहीं दिक्कत आती है तो हम आपके लिए उनके उत्तर ढूंढ करके लाएंगे। प्रैक्टिस आपने करनी है, इसमें समझाने की ज्यादा बातें नहीं है। जहां समझाने की बातें आती हैं ये चीजें तो होंगी, या कुछ ग्रामेटिकल आपके पोर्शन आएंगे उनको हम करवाएंगे, कोई बात नहीं है, 100% हम करवाएंगे। ग्रामेटिकल के लिए जिस तरह से आज ही अभी इससे पहले मैंने एक संधि के ऊपर वीडियो बनाई है, उसमें से पिछली बार के सवाल आए हुए हैं, उनसे बाहर कुछ चीज नहीं जाने की मुझे जो लग रहा है, हम बेसिक सारी बातें उसमें करवा रहे हैं, उनको आप देखिए, ठीक है। वो आपको YouTube पे और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि पढ़ना क्या है, वो सारी गाइड पढ़नी है और उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। जैसे आज मैंने 60 प्रश्न आपको दिए हैं, उन 60 प्रश्नों को 4 बजे की क्लासेस में मैं कोशिश करूंगा कि आज आपकी ठीक से क्लास चले। अगर नेट का जुगाड़ नहीं हुआ तो भी फिर इसी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज आपने उसी तरीके से काम करना है, नहीं तो घर बैठ करके उन क्वेश्चंस को मैं करवा दूंगा। तो मेरी सभी से ये गुजारिश, हम कुछ नहीं है हमारे पास, हम सिर्फ दिशा दे रहे हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों का ये नेट क्वालिफाई होगा। जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं वो कोई नहीं रहेगा, जो लोग अपने ऊपर विश्वास करते हैं कोई नहीं रहेगा। जो इन परिस्थितियों से डर करके अपना पूरा टाइम, कितनी देर सो लोगे आप? 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, उसके बाद भी 24 घंटे में से बहुत टाइम बचता है। लेकिन बहाने बनाने के लिए तो सारा ही काम है, मेरे पास तो इतने काम है, फला काम नहीं करने देता, वो नहीं करने देता। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट है कि समय की नजाकत को समझिए। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, कॉलेजेस में आप नहीं पढ़ा रहे हैं, अब वहां से छुट्टियां हैं, उनको दरकिनार करके आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद आप लोगों ने इसकी तैयारी को जारी रखना है। आज मैं 4 बजे के बाद जब भी लाइव आऊंगा उस टाइम पे आप सभी से मैं एक बार, ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद था कि कल हमारी वीडियो ठीक नहीं बन पाई थी, यानी लाइव में ठीक नहीं पढ़ा पाया था, लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो कुछ चीजें आपको एक लाइन पे लाने के लिए मैंने शुरुआत की है। उसके बाद तो मैं पर्सन्स जितने भी प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, और प्रैक्टिस में से अब ज्यादा से ज्यादा जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उसी में से रिजल्ट आता है। ये आपने देख भी लिया, हमने एक 1.5 महीने की नेट की कोचिंग में 50% हमारा रिजल्ट निकाला। ये आप लोगों की बदौलत है। आप वैसे ही तैयारी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ, कोशिश करूंगा 4 बजे तक हमारा जो है आज वाईफाई लगवा करके आपकी क्लासेस को मैं रेगुलर लूंगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तैयारी कीजिए, इस बार नेट 100% करना है हमने। हिंदी वाले विशेष तौर पे ध्यान रखें। आज से हम एक और बता दूं, मैं आपकी फर्स्ट पेपर की तैयारी भी शुरुआत करवा रहे हैं। जो तैयारी नहीं करेंगे, जो हमारे पास कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो थोड़ा सा हमारा उत्साह कम होता है। हम जितनी तल्लीनता से लगे हुए हैं उतनी तल्लीनता से हमने तो सिर्फ आप लोगों को बिखेरना है कि ज्यादा से ज्यादा टीचर हम इकट्ठे करके अपने एरिया में फैलाएं, वो बच्चों का भला करें। थैंक यू, धन्यवाद।